जिस व्यक्ति ने कत्ल किया हो और वो व्यक्ति 6 महीना बाद थाने जाकर अपना जुर्म कबूल कर ले और बोले साहब जिस व्यक्ति का मैंने महिला का कत्ल किया वो 6 महीने से मुझे इतना परेशान उसकी आत्मा कर रही है, मैं जहाँ साथ जाता हूँ वो मेरे साथ जाती है और रात में शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलती है, मैं 6 महीने से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। पुलिस वाले पहले तो वह उनको मजाक लगता है, जब वह उसके घर पहुँचते हैं देखते हैं कि एक उसके अंदर बॉडी मिलती है जो कि वो कंकाल था। अब पुलिस वाले हैरान आश्चर्यचकित, आखिर ये शख्स ने इस महिला का कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी। आप भी सच जब सुनेंगे तो आप भी हैरान और आपके पैरों तले ज़मीन खसक सकती है। मैं रवि आपके बीच, मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये साल था 2015, जो कि रूबी नाम की लड़की अपनी मां के साथ लखनऊ में रहा करती थी। जब वह 20 साल की हुई तो मां ने सोचा क्यों ना अपनी बेटी की शादी कर दिया जाए। तभी एक लड़के को देखा और उसकी रिश्ते की बात की, तभी अपनी बेटी की 2015 में शादी कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ साल बीतते हैं, उस जो रूबी लड़की थी उसके 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चों के साथ साथ 5-6 महीना बीतता है, तभी जो उसकी पति की थी मौत हो जाती है। जब उसकी पति की मौत हो गई तो वो जो लड़की थी रूबी वो असहाय बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि उसके पास कमाने का कोई सहारा नहीं था। जो पति था जिसकी मौत हो गई, अब उसकी घर की आर्थिक हालत भी सही नहीं थी। फिर उसने फैसला ये लिया कि ससुराल में अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे अपने मायके अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए, जो कि वहीं पे परवरिश जो मेरी माँ हैं वो करेंगी। आखिर वो अकेले रहती हैं, मैं भी उनका हाथ बटाकर उनकी सहायता कर दूंगी। तभी 2020 आता है, वो अपनी माँ के वहाँ लखनऊ पहुँचती अपने 2 बच्चों के साथ। अपना आसपास के घरों में काम वाम करती और सब कुछ अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था। तभी 2021 आता है, दिन था करवा चौथ का दिन और शाम के करीब 4 बजे, जो कि वह अपनी माँ से बोलती है मैं तांत्रिक से मिलने के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ पूछना है और कुछ जानना है और कुछ पता करना है। क्योंकि माँ ने भी उसकी आज्ञा दे दी जाने के लिए, क्योंकि वो कभी ना कभी तांत्रिक से मिलने जाया करती थी, तो माँ को कोई संकोच नहीं हुआ, माँ ने उसके जाने की अनुमति दे दी। जो रूबी थी शाम के 4 बजे निकली और रात के करीब 8 बज रहे थे, जो कि रूबी हर बार 8 से 7 के बीच में घर वापस आ जाती। तो जो बच्चे थे वो भी अपनी दादी से पूछते हैं माँ अभी तक आई क्यों नहीं है। जब उसका फ़ोन मिलाते हैं फ़ोन भी स्विच ऑफ। तो माँ सोचती है क्या पता बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो गई हो, या रास्ते में कहीं जाम लगा हो, या कोई जानने वाला मिल गया हो, इस वजह से वह लेट हो गई हो। तो वो इंतज़ार करते हैं। अब रात के करीब 12 बज गए, अभी भी उनकी बेटी जो रूबी का कोई अता पता नहीं, और बच्चे भी याद माँ की करते हुए वो सो जाते हैं। तभी जब सुबह होती है, माँ अब परेशान कि बेटी सुबह हो गई अभी तक क्यों नहीं आई। जो तांत्रिक था, जो कि उसकी माँ को भी पता था कि ये कहाँ बैठता है और कहाँ रहता है, वो जब माँ उसके तांत्रिक के पास जाती है, बोलती है मेरी बेटी रूबी जो कि कल शाम 4 बजे आपसे मिलने आई थी वो अभी तक घर नहीं पहुँची, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है और वो कहाँ गई है। तो तांत्रिक ये सब बात सुनकर वो कहता है आपकी बेटी से हमारी मुलाकात 2-3 महीने से नहीं हुई है, वो 2-3 महीना पहले आई थी और कल जो आप बोल रही कल तो बिल्कुल भी नहीं आई। अब माँ वहाँ से भी निराशाजनक खाली हाथ पहुँचती है और बच्चे जो उसके थे वो भी पूछते हैं दादी मम्मी अभी सुबह हो गई है अभी तक क्यों नहीं आई। अब माँ का बुरा हाल था, सोच कर आखिर बेटी गई तो कहाँ गई। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, बीतते 3 दिन। माँ आशा लगा कर यही बैठती है कि बेटी ऐसी तो नहीं कहीं किसी रिलेशन में या रिश्तेदार में चली गई है। तो सभी जगह पता करती हैं, वहाँ से भी माँ को निराशा हाथ लगती है। और साथ में माँ को ये भरोसा था कि जो बेटी है मुझसे भी प्रेम करती है, मुझसे ज़्यादा अपने जो 2 बच्चे हैं उनसे ज़्यादा प्रेम करती है, तो ऐसे छोड़कर तो कहीं जाएगी नहीं, अगर जाएगी तो कहीं मुझे बता कर जाएगी। अब माँ को किसी अनहोनी की बात
सताए जा रही थी बड़ी तेज। तभी माँ ने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था वहाँ जाने का फैसला लिया और जो बेटी थी रूबी का, उसका मुकदमा लिखवाया, लापता होने की सूचना दी। अब पुलिस वालों ने पूरा विस्तार से उसकी माँ से पूछा कि लास्ट टाइम आपकी बेटी कब थी और कहाँ थी और कितने बजे कहाँ के लिए गई थी। तभी माँ ने उसको बोला कि वो तांत्रिक से मिलने के लिए बोली थी और उसी से मिलने के लिए गई थी। अब पुलिस वाले उसकी माँ को लेकर साथ तांत्रिक के वहाँ पहुँचते हैं। तांत्रिक को वहाँ से जीप में बैठाकर हिरासत में लेके थाने लाया जाता है। उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं। अब पूछताछ करने के बाद हर बार तांत्रिक यही बोल रहा था कि साहब मुझे इस लड़की के बारे में कल की कोई सूचना नहीं है, ना तो कल मेरे पास आई। हालांकि हाँ, कुछ महीने पहले ये आई थी, मुझसे मिली थी और मिलकर चली गई थी। अब पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल खाली, कोई सबूत नहीं और कोई ठोस और कोई एविडेंस नहीं जिससे तांत्रिक को गिरफ्तार करा जा सके या तांत्रिक के ऊपर आरोप कत्ल का लगाया जा सके। अब पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करते हैं। दर्ज करने के साथ साथ जो रूबी थी उसकी अब फ़ोन नंबर से कॉल डिटेल चेक कराते हैं कि आखिर करवा चौथ वाले दिन इस लड़की ने किस किस नंबरों पे बात किया और किस किस से ज़्यादा संपर्क हैं। तभी उसमें 2 नंबर जो प्रमुख निकलते हैं, जो कि एक लड़के का नंबर होता है और एक तांत्रिक का, जो कि सबसे ज़्यादा महीने में इन लोगों से बात की गई। तांत्रिक तो पहला हट चुका था क्योंकि उससे पुलिस ने पूछताछ कड़ाई से की, क्योंकि वो सच बोल रहा था और बोल रहा था कि मेरी मुलाकात इस दौर में दरमियान नहीं हुई। अब दूसरा शख्स जो कि फ़ोन नंबर सबसे ज़्यादा उसके थे, तो जब पुलिस उसका सर्विलांस पे लगाती है नंबर और उसके घर पहुंचती है तो पता लगता है कि वो रूबी का बॉयफ्रेंड था, जो कि शादी के बाद जब अपने मायके आए तो यहाँ पे संपर्क हुआ और अक्सर आपस में ये लोग मिला करते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और संबंध बनाया करते थे। अब पुलिस के लिए यहाँ भी एक अहम सुराग मिला, हो ना हो सके क्या पता इसका प्रेमी ने ही इसकी जो रूबी प्रेम का हो, क्या पता इसने गायब कराया हो। फिर मगर इसको जब रिमांड में पुलिस ने लिया, जो उसका प्रेमी था रूबी का, उसने भी कोई ऐसी बात कहने से साफ मना कर दिया कि मैंने रूबी को लास्ट टाइम फ़ोन किया था मगर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, वो मैं भी उसको फ़ोन मिला रहा हूँ, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। अब पुलिस वाले यहाँ भी निराश उस व्यक्ति को भी छोड़ देते हैं। अब पुलिस वालों के ऊपर कोई ठोस गवाह नहीं और कोई ठोस सबूत नहीं जिससे यह तांत्रिक या प्रेमी को हिरासत में ले लें। अब धीरे धीरे बीतते बीतते 6 महीना हो गया। जो माँ थी रूबी की और जो रूबी के बच्चे थे वो थाने के चक्कर लगाते। जब चक्कर लगाते तो पुलिस वाले एक बार फिर से उस पूरे केस को दोबारा खंगालते हैं। दोबारा पूछताछ के लिए तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक से जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो तांत्रिक फिर से वही बयान देता है जो उसने पहले दिया था कि मेरा रूबी लड़की से कोई संबंध नहीं है, ना मैंने कत्ल में इसका हाथ मेरा कोई है। और जो उस लड़के को बुलाते हैं, जब वो लड़का आता है पुलिस वाले के सामने, वो एक ऐसा सच बताता है जिससे पुलिस वाले बिल्कुल हैरान आश्चर्यचकित। अब पुलिस वालों ने ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की होगी जिसको मैं दूसरी बार पूछताछ करने के लिए बुला रहा हूँ वही कत्ल का आरोपी है। उस व्यक्ति ने ये बोला कि हाँ साहब, मैंने ही उस लड़की का कत्ल किया है और जब से मैंने किया है तब से वह लड़की आत्मा बनकर मेरे हाथ के पीछे पड़ी है और आज से 6 महीना हो गए हैं। 6 महीना मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ रात में सोने नहीं देती, मेरे साथ संबंध बनाने के लिए बोलती है। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया हूँ। आप हो सके मुझे या तो जेल भेज दीजिए या तो मुझे मार दीजिए, क्योंकि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। और जो पुलिस वाले उस व्यक्ति को देख रहे थे उसकी मानसिक हालत भी सही नहीं लग रही थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं उस लड़के की डेड बॉडी कहाँ है, तो वो कहता है मेरे घर में ही 3 फुट गड्ढे में मैंने खोद के उसको गाड़ दिया है। पुलिस वालों को पहले तो भरोसा नहीं था और शक के आधार पर जब उस व्यक्ति को लेकर उसके घर पहुंचते हैं, वहां पर खुदाई कराते हैं तो वहां से एक कंकाल बरामद होता है जिसकी पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल ही नहीं बेमुश्किल था। जो कि उसकी माँ रूबी की वो भी पहुंचती है क्योंकि जो बॉडी थी वो पूरी गल चुकी थी, उसमें कंकाल था। उसके हाथ में 2 कंगन मिले जिसकी पहचान उसकी माँ ने की और बोला यही रूबी है। दूसरी चीज़ एक और पहचान थी जो कि उसका पैर था, एक एक्सीडेंट के दौरान उसमें राड पड़ा था, जो कि उसकी माँ प्रूफ करती है कि ये रूबी ही है।
अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने कत्ल की वजह क्या है, तुमने किस बात के लिए कत्ल किया। बोलता करवा चौथ के दिन उस रूबी ने मेरे लिए व्रत रखा था और वो मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने शराब पी थी, शराब पीने के कारण मेरा दिमाग काम नहीं किया। मैंने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, उसने इसका विरोध किया और बोली कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं घर जाऊंगी, सिर्फ मैं तुमको देखने और अपना व्रत खोलने के लिए आई थी। तभी मैंने उसको धकेल दिया, वो टेबल में गिर गई। टेबल में गिरने के बाद उसकी ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग होने के बाद फिर मैंने उसका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद कि मैं पकड़ा ना जाऊं, मैंने वहीं से फावड़ी उठाई और उसको अपना घर खोदा, उसको दफना दिया। और जब दफनाने के बाद जब पुलिस वाले ने मेरे पास फ़ोन कर पूछताछ की तो मैंने पुलिस को गुमराह किया कि मैं पकड़ा ना जाऊं। मगर 6 महीने से वह आत्मा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है, जो कि मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं जेल में ही सुरक्षित हूँ, जेल में ही सही हूँ, या तो मुझे मार दीजिए। अब पुलिस वालों ने ये बिल्कुल बात सुनी, वो भी हैरान आश्चर्यचकित कि ऐसी पहली बार हुआ है कि किसी ने कत्ल किया हो, वो अपना जुर्म खुद ही बिना कुछ कहे या बिना मार पिटाई के अपना सबूत सामने दे दे। ये कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य ये था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था कि इतने भी संबंध ना बनाएं जो आपकी ही जान ले लें। और आप लोगों को कोई इसमें विचार हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसकी हमें उपेक्षा रहेगी। मैं आशा उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।